हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल द नेक्स्ट लेवल A to Z में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जीडी के जीके जीएस और जीए के क्वेश्चन। और ये हमारा प्रैक्टिस पेपर 7 है। 1 से लेके 6 तक के प्रैक्टिस पेपर हमारे चैनल में ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप उन्हें भी चेक कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के 25 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है 1967 से 1968 के बीच में, या फिर 1983 से 84 के बीच में, या फिर 1970 से 71 के बीच में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मतलब 1967 से 68 के बीच में भारत में हरित क्रांति हुई थी। और भारत में हरित क्रांति होने के बाद देश के किसी क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई थी। किसी के परंपरागत तरीकों के स्थान पर रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशक दवाइयों, उत्पन्न बीज और आधुनिक कृषि उपकरण को बढ़ावा मिला था। और हम लोग ये भी नोट कर लीजिए आप लोग कि पूरे विश्व में हरित क्रांति का जनक के रूप में किसे माना जाता है? प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को पूरे विश्व का हरित क्रांति का जनक माना जाता है। लेकिन भारत के हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत के हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। MS स्वामीनाथन को भारत के हरित क्रांति का जनक माना जाता है। तो चलिए देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र किस देश में है? आपके ऑप्शन है चीन, जापान, श्रीलंका या जिम्बाब्वे। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मतलब चीन। पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र किस देश में है? चीन में। और जहाँ पे सिंचाई का, सिंचित क्षेत्र किसे कहते हैं दोस्तों? जहाँ पे सिंचाई के साधन उपलब्ध होते हैं और खेतों की आराम से सिंचाई हो जाती है, वे कृषि भूमि सिंचित क्षेत्र में आती है। और जो कृषि भूमि केवल प्राकृतिक बरसात पर ही निर्भर होती है और सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं होते हैं, वे कृषि भूमि असिंचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो आप लोग समझ गए सिंचित क्षेत्र का मतलब क्या होता है। तो पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो चीन के पास सबसे ज़्यादा सिंचित क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, भारत का बोस्टन के रूप में किस शहर को जाना जाता है? आपके ऑप्शन है गुजरात, सूरत, अहमदाबाद या फिर हैदराबाद। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद। मतलब भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है, क्योंकि वहीं पे सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, भारत में सर्वाधिक कच्ची सड़क वाला राज्य कौन सा है? मतलब किस स्टेट में सबसे ज़्यादा कच्ची सड़क है? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा या पंजाब। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मतलब उड़ीसा। पूरे इंडिया में देखा जाए तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा कच्ची सड़कें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? आपके ऑप्शन है 1935, 1925, 1905 या फिर 1950। तो यहाँ पे आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब 1950। 1950 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और आप और एक डिटेल्स नोट कर लीजिए, कुछ डिटेल्स। विश्व की पहली रेलगाड़ी 1825 में चली थी। कहाँ से कहाँ तक? लिवरपूल से मैनचेस्टर तक, मतलब इंग्लैंड में चली थी। तो वर्ल्ड की पहली रेलगाड़ी 1825 में चली थी। 1825 में चली थी लिवरपूल से मैनचेस्टर तक, इंग्लैंड में। और भारत में कब चली थी? भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी 1853 में चली थी। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से थाने तक। मुंबई से थाने तक 1853 में भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी चली थी। और भारतीय रेल को एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी रेल व्यवस्था माना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 6, पाकड़ापाड़ा परियोजना किस नदी पर स्थित है? आपके ऑप्शन है गंडक नदी, ताप्ती नदी, चंबल नदी या फिर व्यास नदी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मतलब ताप्ती नदी। काकड़ापाड़ा परियोजना क्या है? ये भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। ये परियोजना ताप्ती नदी पर स्थित है, जो कि गुजरात राज्य में सूरत से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप लोग ये नोट कर लीजिए, ये ताप्ती नदी पर स्थित है और ये गुजरात राज्य में सूरत से 80 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये काकड़ापाड़ा परियोजना एक भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जबलपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? आपके ऑप्शन है चंबल, नर्मदा, मूसी या फिर गोमती। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा। जबलपुर जो है वो नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है।
ये नर्मदा नदी कहाँ से फ्लो करती है, कहाँ से बहती है? भेदा घाट, जाबलपुर का भेदा घाट से बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सिमलीपाल अभयारण्य किस राज्य में है? आपके ऑप्शन है कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या राजस्थान। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। सिमलीपाल अभयारण्य मतलब सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत के उड़ीसा राज्य में मयूरभंज जिले में स्थित है। ये एक राष्ट्रीय उद्यान तो है और एक हाथी अभयारण्य भी है, मतलब अब एलिफेंट रिजर्व भी है। इस उद्यान का नाम ये क्यों पड़ा सिमलीपाल? इस उद्यान का नाम सिमलीपाल सेमल और लाल कपास के पेड़ों की वजह से पड़ा, जो कि वहाँ पे बहुत मात्रा में है। तो ये कहाँ पे स्थित है? ये उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। थारू किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? थारू एक ट्राइब का नाम है, जनजाति का नाम है, और ये किस राज्य की जनजाति है? आपके ऑप्शन है अरुणाचल, छत्तीसगढ़, झारखंड या असम। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल। अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख जनजाति है थारू। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी? आपके ऑप्शन है 1957 या फिर 1773 या फिर 1813 या फिर 1833। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मतलब 1773। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के तहत कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट स्थापना की गई थी, और इस रेगुलेटिंग एक्ट को ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1772 भी कहा जाता है। आप ये नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुई थी? आपके ऑप्शन है 110 दिन, एक फिर है 56 दिन या फिर 60 दिन या फिर 114 दिन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 114 दिन। संविधान के प्रारूप में टोटल 114 दिन तक बहस हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग का मतलब क्या है? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है फजल अली, लियाकत अली, रहमत चौधरी या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, फजल अली। तो राज्य पुनर्गठन आयोग मतलब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का अध्यक्ष फजल अली थे, और इनके अन्य सदस्य कौन थे? हृदयनाथ कुंजरू और सरदार के.एम. पन्निक्कर। इसके अन्य सदस्य कौन कौन थे? हृदयराज कुंजरू और सरदार के.एम. पन्निक्कर भी राज्य पुनर्गठन आयोग के अन्य सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। भोपाल गैस दुर्घटना का कब हुई थी? मतलब भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई थी? भोपाल गैस कांड। आपके ऑप्शन है 4 मार्च 1984, 3 दिसंबर 1984, 3 दिसंबर 2000 या फिर 5 मार्च 2000। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मतलब 3 दिसंबर 1984। 3 दिसंबर 1984 में भोपाल गैस दुर्घटना, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। भारत के मध्य प्रदेश के राज्य के भोपाल शहर में 3 दिसंबर सन 1984 में एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई थी, जिसको भोपाल गैस कांड कहा जाता है। ये कहाँ पे हुई थी? ये भोपाल में स्थित यूनियन कार्बाइड नामक एक कंपनी के कारखाना में से जहरीली गैस के रिसाव की वजह से हुई थी। उस कांड में 15,000 से भी अधिक लोगों की जान गई थी, और बहुत सारे लोग अनेक तरह के शारीरिक अपंगता और अंधेपन का शिकार हुए थे। और इस गैस ट्रेजेडी में मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, जिसकी वजह से 15,000 लोग मारे गए थे। और ये कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। श्वेत रक्त कण मतलब WBC का जीवन काल होता है कितना दिन का? आपका ऑप्शन है 2 से 8 दिन या फिर 3 से 5 दिन या फिर 1 से 4 दिन या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मतलब 1 से 4 दिन का लाइफ टाइम होता है WBC के पास। और RBC के पास कितना होता है? RBC के पास 20 से 120 दिन, 20 से 120 डेज का लाइफ टाइम होता है लाल रक्त कोशिकाओं के पास, मतलब RBC के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। मनुष्य में लगभग कितने लीटर लार प्रतिदिन निकलती है? मतलब ह्यूमन में पर डे कितना लीटर सलाइवा प्रोड्यूस होता है? आपके ऑप्शन है 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर या फिर 1.5 लीटर। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 1.5 लीटर। ऑलमोस्ट 1.5 लीटर की सलाइवा पर डे प्रोड्यूस होती है हम लोग में।
और ये कहाँ से प्रोड्यूस होती है, ये सैलिवरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होती है, जो कहाँ पे है, हमारे गाल के अंदर में है और हमारे मुंह के नीचे के सरफेस में है या फिर जॉ लाइन के नीचे भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आपका ऑप्शन है पित्ताशय, अग्नाशय, आमाशय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय, मतलब पैनक्रियास। पैनक्रियास जो है वो हमारे पेट के पीछे और छोटी आंत के पास पाई जाती है। ये पाचन तंत्र की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है। इसका योगदान क्या है? ये रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रण करने के लिए इंसुलिन का निर्माण करता है। तो ये हमारे शरीर का दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। विश्व में सर्वप्रथम किस व्यक्ति को रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? आपके ऑप्शन है रोएंट्जन, उसके बाद J.H. वॉन्टहॉफ या फिर ऑथर एस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, J.H. वेंटहॉफ, मतलब जैकोबस हेनरिकस वेंटहॉफ इनका पूरा नाम है। उनका पूरा नाम जैकोबस हेनरिकस वेंटहॉफ है। उनको नोबेल पुरस्कार मिला था केमिस्ट्री में, रसायन में, कब मिला था? 1901 में उनको केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार मिला था। क्यों मिला था? उन्होंने ऑस्मोटिक प्रेशर की खोज की थी, ऑस्मोटिक प्रेशर इन सॉल्यूशंस, इसका खोज किया था, इसीलिए उनको 1901 में केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। चीन सर्वप्रथम वेटो का प्रयोग कब किया था? वेटो पावर का प्रयोग चीन सर्वप्रथम कब किया था? आपके ऑप्शन है अगस्त 1972, मार्च 1972, अगस्त 1975 या फिर मार्च 1975। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मतलब अगस्त 1972 में चाइना पहली बार वेटो का प्रयोग किया था। अगस्त का 25 अगस्त 1972 को सर्वप्रथम चाइना ने वेटो पावर का प्रयोग किया था। किस लिए? टू ब्लॉक बांग्लादेश एडमिशन इनटू द यूनाइटेड नेशन में बांग्लादेश का इंटर को ब्लॉक करने के लिए उसने वेटो यूज़ किया था। कब किया था? 25 अगस्त 1972 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष हुई? आपके ऑप्शन है 1948, 1945, 1950 या 1947। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन नंबर ए 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। 1948 का डेट क्या है? फुल डेट 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी WHO की। कहाँ पे हुई थी? इसकी हेडक्वार्टर थी जेनेवा, स्विट्जरलैंड की जेनेवा में हुई थी। और ये WHO एक मेंबर है, एक सदस्य है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप का। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। नाटो के सदस्य की संख्या है, नाटो में कितने मेंबर्स हैं? आपका ऑप्शन है 25, 26, 27 या 30। तो ये नाटो क्या है? नाटो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें कितने मेंबर्स है? यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे 30। प्रेजेंटली यहाँ पे 30 मेंबर्स है। 1949 में यहाँ पे सिर्फ 12 मेंबर्स थे। 1949 में यहाँ पे 12 मेंबर्स थे और अभी यहाँ पे 30 मेंबर है एट प्रेजेंट नाटो में। इसका फुल फॉर्म आप लोग नोट कर लीजिए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। गुट निरपेक्ष आंदोलन मतलब NAM का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था? गुट निरपेक्ष आंदोलन मतलब नॉन अलाइंड मूवमेंट NAM का पहला सम्मेलन कब हुआ था? आपके ऑप्शन है 1963, 1962, 1961, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 1961 में हुई थी। 1961 में कब? 1 सितंबर 1961 में इसकी स्थापना हुई और ये पहला शिखर सम्मेलन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। ज्योति तीव्रता का मात्रक है, मतलब ज्योति तीव्रता का मतलब क्या है? ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का मूल मात्रक कौन सा है? आपके ऑप्शन है केल्विन, लक्स, हेनरी या फिर कैंडेला। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, मतलब कैंडेला। कैंडेला जो है इसका ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। मोटरसाइकिल के आविष्कारक कौन थे? आपके ऑप्शन है जेड जॉनसन, जी डैमलर या फिर हैबिलर या फिर हैम्फ्री डेवी।
तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जी डैम्बलर। जी डैम्बलर का पूरा नाम क्या है? गॉटलिब डैम्बलर। गॉटलिब डैम्बलर उन्होंने मोटरसाइकिल का आविष्कार किया। कब किया? 3 अप्रैल 1885। 3 अप्रैल 1885 को उन्होंने मोटरसाइकिल का आविष्कार किया। जी डैम्बलर मतलब गॉटलिब डैम्बलर ने आविष्कार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, अल्कोहल कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है? मतलब अल्कोहल का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? आपके ऑप्शन है -39 डिग्री सेल्सियस, -115 डिग्री सेल्सियस, 120 डिग्री सेल्सियस या फिर 39 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मतलब -115 डिग्री सेल्सियस। -115 डिग्री सेल्सियस में अल्कोहल फ्रीज होता है। और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? इसका बॉइलिंग पॉइंट 79 डिग्री सेल्सियस है। 79 डिग्री सेल्सियस पर अल्कोहल बॉयल कर जाता है। देख लेते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक होता है? मतलब साउंड का इफेक्ट हमारे ईयर्स पर कितने टाइम तक होता है? एक साउंड जब हम लोग सुनते हैं उसका इफेक्ट हमारे कान पे कितने टाइम तक रहता है? आपके ऑप्शन है 1/10 सेकेंड, 1/15 सेकेंड, 1/5 सेकेंड या फिर 1/20 सेकेंड। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मतलब 1/10 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड का 10वां हिस्सा। हम तो इतने कम टाइम के लिए हम कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है। तो दोस्तों हमने देख लिया आज के 25 क्वेश्चन। उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी एसएससी जीडी के प्रिपरेशन में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को हिट कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।